बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरान और अमेरिका में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं और मिसाइल दागे गए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई शदीद तरीन, ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए, मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए, हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। और इस लड़ाई की वजह क्या बनी और पहल किसने की, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने पहल की है, ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका ने पहल की है। बहरहाल जो वाक़या अभी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि एलानिया तौर पे बार बार रोक रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो टैंकर्स इस रीजन में आमदरफ्त करते हैं उनको रोका जाए, जो खाली टैंकर्स जा रहे हैं ईरानी बंदरगाहों की तरफ उनको रोका जाए, और जो भरे हुए ईरानी टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी रोका जाए। और ये वो एलानिया तौर पे कर रहे हैं, और फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं, वो टैंकर्स के ऊपर अटैक भी करते हैं, और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान करके किया है। तो ईरान ने इसको अपने ऊपर हमला करार दिया था। ईरान ने पहले कहा था कि ये हमारे ऊपर एक अटैक है और ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका ने जासिक की बंदरगाह के करीब ईरानी ऑयल टैंकर के खिलाफ एक कार्रवाई की। अच्छा, ये जो जासिक की बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, यानी अगर आप आबना हुरमुज से गुजर के आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब बड़े समंदर में, जहां अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो अमेरिका के ब्लॉकेज से बहुत पहले फजीरा की बंदरगाह है सामने वाली साइड पे, जो यूएई की है, और यूएई की बंदरगाह के सामने वाली साइड पे जासिक की बंदरगाह है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ चलें तो फिर एक चाबहार बंदरगाह आती है, और उसके बाद पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह आ जाती है। तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे अमेरिका ने निशाना बनाया ईरानी ऑयल टैंकर को, उसके बाद ईरान ने वापस अटैक किया अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ों पर। ईरान का जो दावा है, या ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 अमेरिका के ऐसे जंगी बहरी जहाज़ हैं जो आबना हुरमुज के अंदर बड़ी खामोशी से दाखिल हो रहे थे, और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे टैंकर्स के ऊपर अटैक किया था। तो हमने वापस अटैक किया, और उस अटैक के नतीजे में अमेरिका के ये जहाज इनको नुकसान पहुंचा और वो यहां से दूर भाग गए। अब ये ईरान का कहना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने आबना हुरमुज में धमाकों की इतला भी दी है। वहां पे जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है, जो आबना हुरमुज के बिल्कुल सेंटर में वस्त में बंदरगाह है ईरान की, उसको बंदर अब्बास कहते हैं, वहां पे धमाकों की इतला दी गई। 6 धमाके रिपोर्ट हुए हैं, और ईरानी मुसल्लह फौज और दुश्मन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ आबना हुरमुज में। और इसराइली जरिए ने बीबीसी को बताया कि जुमेरात की शाम आबना हुरमुज में होने वाले हमलों में इसराइली मुलव्वस नहीं है, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई है। ईरान का जो सरकारी नशरियाती इदारा है IRIB, उनकी जानिब से टेलीग्राम पर जारी ईरान की फौज के तर्जुमान से मंसूब एक बयान जारी किया गया है, और इस बयान में कहा गया कि मुत्तहदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के बिलमुकाबिल आबना हुरमुज में दाखिल होने वाले एक और जहाज को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से बंदर खमीर, सिरिक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में भी फिजाई हमले किए गए हैं। इस बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह फौज ने फौरी तौर पर जवाब दिया और अमरीकी फौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये बहरी जहाज हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने उसके बहरी जंगी जहाज़ों पर उस वक्त हमला किया जब वो आबना हुरमुज से गुजरकर खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे, और उन्होंने कहा जी बिला इश्तियाल ईरानी हमलों को अपने नाकाम बनाया और अपने दफा में जवाबी कार्रवाई भी की है। अब सेंटकॉम ये कहता है कि ये एक बड़ा हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। वो ये कहते हैं कि ईरानी फौज ने बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, छोटी कश्तियों के जरिए बहुत जबरदस्त किस्म का अटैक किया, और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कोई भी अमरीकी असासा उनका निशाना नहीं बन सका, यानी ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान का दावा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और दूसरी जानिब धमाकों की आवाज़ें जो है वो समंदर के अंदर भी आ रही थी। ईरान क्योंकि वहां पे बम मार रहा था, तो कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ विजुअल भी सामने आए हैं। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जंग बंदी वाकई बड़े पैमाने पे खतरे में पड़ जाएगी? देखिए, अमेरिका दोबारा जंग शुरू करना नहीं चाहता। ये हमने पीट हेग्सेट के मुंह से भी सुना, और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना। अगर अमेरिका ने जंग करनी होती और एक लंबी जंग में वो जाना चाहता, तो मेरे ख्याल में वो चला जाता अब तक, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी धमकियों से वापस ना हटता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि 8-9 मरतबा डेडलाइन दी, और हर मरतबा वो अपनी डेडलाइन के बाद सिर्फ एक नई डेडलाइन ही दे पाए, और उन्हें इस बात की समझ आ गई कि ईरान को मारेंगे तो वो वापस मारेगा। और आबना हुरमुज को ताकत के साथ अमेरिका तो खुलवाने से रहा। अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक मिलकर आबना हुरमुज को ताकत के बलबूते पर नहीं खुलवा पाएंगे। ये पूरी दुनिया से प्रेशर डालना पड़ेगा, खासतौर पे चाइना और रशिया इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन चाइना और रशिया ये समझते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका ने ज्यादती की है, और ईरान ने जो किया वो अपने दिफा के अंदर किया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ, और ABC न्यूज ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनाब, कि ईरान के साथ हमारी किसी किस्म की जंगबंदी खत्म नहीं हुई, और जंगबंदी अभी तक बरकरार है। अमरीकी हमलों की तरफ इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बस प्यार भरा एक धक्का है। ये नहीं, हमने हल्का सा पुश किया, ये प्यार भरा धक्का है, ये कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है।
تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھیے. یہاں پہ میرے پاس ایک خبر ہے اور سی آئی اے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خبر بلا وجہ ایسے پھیل گئی یا کسی میڈیا رپورٹ کے اندر سے نکلی یا کوئی ایران کا دعویٰ. نہیں, یہ سی آئی اے کا ایک دعویٰ ہے اور ان کی رپورٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں چھپ چکی ہے. امریکن انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کی ایک خفیہ رپورٹ میں ایک انکشاف ہوا ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران کے پاس اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے باقی ہیں, برقرار ہیں. اس کو ذرا آپ سمجھیے. ایران نے جتنے میزائل چلائے یا امریکہ نے ایران کے جتنے میزائل تباہ کیے یا جتنی میزائل سائٹس کے اوپر اٹیک کیا, وہ سارا ملا کر ایران کا جو ٹوٹل میزائلوں کا نقصان ہوا ہے, جو چلا دیے, جو ضائع ہو گئے, جو تباہ ہو گئے, وہ ہے 30% اور باقی جو بچ گئے ہیں وہ 70% ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کچھ اور ہے لیکن سی آئی اے کی رپورٹ اور خفیہ رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے کہ ایران کے پاس کم سے کم اپنا 70% ذخیرہ باقی ہے میزائلوں کا. اور میزائلوں کو چلانے کے لیے جو ان کے موبائل لانچرز ہیں, یاد رکھیے وہ ایک جگہ سے میزائل نہیں چلاتا, وہ ان کے موبائل لانچرز ہیں جو موو کرتے ہیں ایران کے مختلف علاقوں میں. وہ ایک حملہ کسی اور ایریا سے کرتے ہیں, دوسرا کہیں اور سے کرتے ہیں, تیسرا کہیں اور سے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے امریکہ کو, اسرائیل کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ پتہ کرنے میں کہ یہ اگلا حملہ کس جگہ سے کرنے والے ہیں اور ہم نے کس جگہ پہ کاؤنٹر کرنا ہے. یہ ایران کی ایک کامیابی ہے, ان کی اسٹریٹجی ہے. ان کے ملک کا رقبہ بہت بڑا ہے تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو جو موبائل لانچرز ہیں میزائل چلانے والے, وہ 75% ابھی ایران کے برقرار ہیں, صرف 25% ان کے ضائع ہوئے, جبکہ 70% ان کے میزائل بھی برقرار ہیں. اور سی آئی اے کی اس رپورٹ میں ایک اور دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ جو جنگ بندی کا ٹائم ہے اس میں ایران نے بڑی تیزی سے اپنی جو میزائل سائٹس ہیں ان کو بحال کیا, بلکہ جو ان کے میزائل کچھ حد تک تباہ ہوئے تھے ان کی مرمت بھی کی, ان کو ٹھیک کیا, اور اس کے علاوہ دوبارہ سے اپنی پروڈکشن بھی کئی چیزوں میں انہوں نے شروع کر دی. جیسے کہ وہ ڈرون بناتے ہیں, وہ میزائلز بناتے ہیں. ایران کسی اور سے نہیں خریدتا, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور وہ خود اس کو بناتے ہیں. ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں پوری ایک فوج ہے ایران کے پاس انجینئرز کی, جن میں لڑکے لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں, اور وہ دن رات کام کرتے ہیں. وہ اس کو ایسے جنون کی طرح وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی جنگ بہت بڑے ملک کے ساتھ ہے, لہذا وہ دوبارہ سے اپنی پروڈکشنز کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کے پاس 18 یا 19% میزائل باقی بچے ہیں. انہوں نے کہا جی مشرق وسطیٰ جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی کاوشوں کو نقصان پہنچایا ہے. یعنی شہباز شریف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر لی تھیں اور پاکستان جو ہے وہ بہتر ٹریک پہ چلا گیا تھا. ہماری جو 2 سال کی کوششیں تھیں مشترکہ, جب وہ مشترکہ کہتے ہیں تو وہ فیلڈ مارشل کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کو نقصان پہنچا. تو ریکارڈ ذرا تھوڑا سیدھا کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسا بیان نہ بنگلہ دیش نے دیا, نہ انڈیا نے دیا, نہ سری لنکا نے دیا, نہ افغانستان نے دیا. خطے میں کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ اس جنگ نے ہمیں نقصان پہنچایا. حالانکہ ان تمام ممالک نے اپنے لوگوں کو جنگ کے دوران ریلیف دیا, یعنی اپنی ٹیکسز کو کم کیا تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم سے کم پڑے, جبکہ پاکستان نے اس کا الٹ کیا. یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی اور انہوں نے حالات کو بہت بہتر کر دیا تھا. کچھ چیزیں ریکارڈ کے اوپر سیدھی کر لیتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے سارا کچھ جنگ پہ ڈال دینا ہے. جب یہ زبردستی رجیم چینج آپریشن کر کے اقتدار میں آئے تھے تو یہ ہر چیز عمران خان پہ ڈال رہے تھے. حالانکہ اعداد و شمار یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کے دور میں حالات بہت بہتر تھے. آج ان کے اپنے ساتھی, چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہیں, چاہے وہ محمد زبیر ہیں, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں, وہ گواہی دیتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں حالات بہت بہتر تھے. اصل تباہی انہوں نے آنے کے بعد پھیری ہے. یہ پہلے عمران خان پہ ڈالتے رہے, بعد میں ان کو 9 مئی مل گیا. پھر انہوں نے اپنی ہر پریشانی, اپنی ہر برائی, اپنی ہر ناراضگی اور نکما پن 9 مئی کے پیچھے چھپانا شروع کر دیا. یہ جو برا کرتے تھے, جو تباہی پھیرتے تھے, 9 مئی کے پیچھے جا کر چھپ جاتے تھے. اور اب انہیں چھپنے کے لیے خطے کے اندر ایک چھوٹی سی جنگ مل گئی ہے. چھوٹی جنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں نا ہمارا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے اس میں. اب یہ ہر چیز, ہر تباہی کو اس کے پیچھے چھپا رہے ہیں, ایسے جیسے بہت بڑا معاشی نقصان ہو گیا ہو. دنیا میں کسی بھی ملک نے اس جنگ سے اتنا منافع نہیں کمایا جتنا پاکستان کی حکومت نے کمایا. دنیا بھر کے ممالک نے اپنے لوگوں کو سبسڈیز دی ہیں, دنیا بھر کے ممالک نے اپنے ٹیکسز کو کم کیا ہے, دنیا بھر کے ممالک نے اپنے قومی خزانے پہ بوجھ ڈالا اور لوگوں کو ریلیف دیا ہے. جبکہ پاکستان اس جنگ کے دوران دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں. سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہم نے بڑھائیں, سب سے زیادہ ٹیکسز ہم نے لگائے, بجلی اور گیس کی قیمتیں ہم نے بڑھائیں. تو پاکستان نے جو کچھ اس جنگ کے نام پہ کیا اور اس جنگ کے بہانے جو کچھ پاکستان عوام کے ساتھ کیا, اس کی مثال پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ملتی. تو انہوں نے تو جنگ سے منافع کمایا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ نے تباہی پھیر دی معیشت کی؟ تو یہ ایک نیا ان کو ہتھیار مل گیا ہے. ایک طرف انہوں نے جیبیں بھری, عوام کی جیبیں کاٹی, اور دوسری طرف عوام پہ ہی احسان چڑھا رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کرنے والے تھے. جنگ سے پہلے حالات کیا تھے ذرا یہ دیکھ لیں آپ. جو غربت اور بے روزگاری ہے اس کے ریکارڈ جنگ شروع ہونے سے پہلے ٹوٹ چکے تھے. مہنگائی اپنے عروج پر تھی, معیشت جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو چکی تھی. پیٹرول, گیس اور بجلی کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے, اور جنگ شروع ہونے کے بعد تو انہوں نے بالکل ہی تباہی پھیر دی.
सरमाया कारी 50 साल की कम तरीन सतह पर जंग शुरू होने से पहले ही आ चुकी थी। तरक्याती प्रोग्राम और जितने भी बड़े बड़े मंसूबे हैं पाकिस्तान में, वो जंग शुरू होने से पहले ही इन्होंने बंद कर दिए हुए थे। एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रही थी और मालियाती खसारा पाकिस्तान का बढ़ रहा था। ये जंग शुरू होने से पहले की मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया, वो ऐसा ये अब फील करवा रहे हैं जैसे 2 महीने पहले पाकिस्तान बिल्कुल ठीक था और ये जंग की वजह से पता नहीं कितनी तबाही हो गई। हालांकि जंग की वजह से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा है जंग की वजह से, और जंग के बहाने इन्होंने लोगों की जेबों से वो माल निकलवाया है जो नॉर्मल हालात में ये निकलवाते तो लोग इनके गले पड़ जाते। इन्होंने जंग को भी अपने लिए कमाई का एक जरिया बनाया। अपोजिशन ने इसके ऊपर एक पोजीशन ली है। पहली मरतबा अपोजिशन जो है वो अपोजिशन वाला काम करने जा रही है। थोड़ा सा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मोहम्मद जुबैर और बाकी अपोजिशन के लोग सब बैठे थे, तो इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये बहुत लंबा अरसा होता है। अली परवेज मलिक बार बार आते हैं और 70 साल की बात करते हैं कि जनाब फलानी नाकामी हो गई, फलानी नाकामी हो गई। ये अब नाकामियों का एतराफ करना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से अपोजिशन एक वाइट पेपर जारी करने जा रही है जिसमें यह बताया जाएगा कि 10 शोबों में किस तरीके से तबाही आई पाकिस्तान में। इसमें एनर्जी का शोबा भी होगा, मईशत का होगा, रेमिटेंसेस का होगा, एक्सपोर्ट्स का होगा, जो जो शोबे हैं, किसानों का एक पूरा शोबा है, ज़राअत का, वो है, उस पर बात करेंगे। इंडस्ट्री कैसे पाकिस्तान में तबाह हुई, इस पर बात करेंगे। फिर इस पर भी बात की जाएगी कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर चली गई। वो बैनुल अक़वामी कंपनियां जिस जिस मुल्क में होती हैं वहां पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लोग वहां पे सरमायाकारी करते हैं। लेकिन ये जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं, ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं और ये एक दूसरे को स्टडी करते रहते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई अपना सरमाया लेकर, तो बाकी कंपनियों को भी कान हो गया कि इस मुल्क के अंदर से सारे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा ये सारी चीजें, 10 चीजों के ऊपर कैसे 10 शोबों को मौजूदा हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया, इसके ऊपर एक वाइट पेपर अपोजिशन जारी करने जा रही है। अच्छी बात है, कम से कम ये काम तो करना चाहिए। हुकूमत की जो हालत है ना, वो ये है कि यानी अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये जियो न्यूज के ऊपर खबर आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों का जो तबादला था, उसमें जनाब एक झटका लगा तबादला में दिलचस्पी रखने वाले हलकों को, और पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से 2 जजों का ट्रांसफर फिलहाल नहीं किया गया। अब अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से जो 5 जजेस निकालने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पीपल्स पार्टी ने 2 रुकवा लिए। अब जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग भी ऐसे हो रही है जैसे एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। जैसे कोई पुलिस वाला ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, कोई छोटा मोटा ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्शन ऑफिसर, यानी छोटे छोटे अस्पताल का एमएस है, वो ट्रांसफर हो गया। अब इस तरीके से जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। जजों को ये सोचना चाहिए कि वो कहां पे आकर खड़े हो गए।